Class 9 History, Chapter number 1, The French Revolution. Chapter at a glance, revision work. Paul, French society during the late 18th century. Social setup. The French society was divided into three states, that is first state, second state and third state. Under first state there are so many people like clergy. They enjoyed privileges by birth, exempted from paying taxes, extracted taxes called tithes. Now second states consisted nobility. They enjoyed feudal privileges, exempted from paying taxes, extracted taxes called tally. Third state consisted big businessmen, merchants, court officials, lawyer, etc. Peasants and artisans, small peasants, landless laborers and servants. Peasants were forced to provide services to the lords, to work in his fields and houses, serve in army and participate building roads. Church imposed taxes, tithes, indirect taxes, tally. तो सबसे पहले फ्रांस के समाज 18वीं शताब्दी में किस तरह से बटा हुआ था वो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 भाग में बटे हुए थे, जिसे स्टेट के नाम से कहा जाता है। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी होते थे, उन्हें क्लेर्जी कहा जाता था, जिनको जन्म से ही सारी सुविधाएं मिली हुई थी। शासन में उनको जन्मजात सुविधाएं या फैसिलिटीज़, प्रिविलेज उनको मिला हुआ था। उन्हें समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा थी और उन्हें किसी भी तरह से टैक्स से वो मुक्त थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, जो इनको भी प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता था, इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे। और समाज का तीसरा वर्ग जिसे थर्ड स्टेट कहा जाता था, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स सौदागर थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, दरबारी या राजा के लोग होते थे, लॉयर होते थे, पीजेंट्स होते थे, मतलब किसान होते थे, मजदूर होते थे, उसमें छोटे किसान भी होते थे, कुछ भूमिहीन किसान भी होते थे, कुछ भूमिहीन श्रमिक होते थे और सेवक होते थे। और किसानों को फोर्स किया जाता था उन्हें सेवाएं देने के लिए, बेगारी प्रथा ली जाती थी और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम दिया जाता था। उनसे 2 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, जिसको डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता था। डायरेक्ट टैक्सेस चर्च के द्वारा लिया जाता था, जिसको टिथेस कहा जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे टैली कहा जाता था। तो इस तरह से जो टैक्स का जो बोझ था वो थर्ड स्टेट्स के लोगों पर था। सबसे ज़्यादा संख्या इनकी थी और सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ भी इन्हीं के पास था। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फ्रांसीसी समाज में और भी जो लोग थे वो किस तरह से मिडिल क्लास के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे। The 18th century witnessed the emergence of social group termed as a middle class.
They earn their wealth through the trade and from manufacturing goods like silk and woolen textiles. There were also professionals in this group like lawyers and administrative officials. They all believed in the idea of privileges on merit and not on birth. These ideas were based on freedom and equal laws and opportunities for all in a society. These ideas were highlighted by philosophers like John Locke in his book Two Treatises of Government, Jean-Jacques Rousseau in his book Social Contract, Montesquieu in his book The Spirit of the Laws. तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के बाद फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय होता है और वो बहुत तेज़ी से विकास करते आगे बढ़ते जाते हैं और इन्हें जो मिडिल क्लास कहा जाता था, मध्यम वर्ग के लोग कहे जाते थे। ये लोग अपने बुद्धि से वेल्थ यानी धन उपार्जित किया, व्यापार के ज़रिए, मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए, सिल्क और वूलन टेक्सटाइल के कपड़ों के व्यापार के ज़रिए इन लोगों के पास धन भी थे। कुछ प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे। इन लोगों ने भी अपने समाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मध्यम वर्ग के रूप में, और ये सारे लोगों को अपने आइडियाज़ पर बिलीव था, मेरिट पर बिलीव था, यानी योग्यता पर ये विश्वास करते थे, न कि जन्म के आधार पर इनका मत था। यानी ये अपने मेरिट के आधार पर ही आगे बढ़ रहे थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। और धीरे धीरे इनकी जो आइडियाज़ थे वो फ्रीडम और इक्वल लॉस पर आधारित हुआ था, यानी स्वतंत्रता और समान कानून के आधार पर शामिल था। समाज में इनको अवसर मिले, ऐसा वो सोचते थे कि समाज में सारे लोगों को समान रूप से अवसर मिले। धीरे धीरे ये विचारधारा वहाँ के दार्शनिकों तक पहुँचा और दार्शनिकों ने जनता को जागरूक करने के लिए कई किताबें लिखी, जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। उनमें से प्रमुख दार्शनिक थे जिनका नाम था जॉन लॉक। लॉक ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके माध्यम से जनता को जागरूक किया। दूसरे महान दार्शनिक का नाम था जीन-जैकब रूसो। उन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत लिखकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और तीसरे महान दार्शनिक का नाम था मॉन्टेस्क्यू, जिसने अपनी ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखकर जनता को जागरूक किया। उसके बाद अब शुरुआत होती है फ्रांस में, क्रांति का उद्भव होता है। क्रांति किस तरह से वहाँ फूट पड़ता है वो देखेंगे। इन 1789 Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal of a new taxes. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in the rows facing each other. 600 members of the third state had to stand at the back. Peasant artisans and women were denied entry to the assembly. In the past, voting was conducted on the nation that each state as a whole had one vote, but members of the third state demanded that each individual should be given a right to vote. This was one of the democratic principles by Rousseau, written in his book The Social Contract. When their proposal was rejected by the king, the members of the third states walked out of the assembly in protest. The third states declared themselves
as a national assembly and drafted the constitution for France, which limited the powers of monarch. There was no outbreak on the street, where crowds of angry women stormed into the shops after spending hours in a long queues at the bakery. Louis XVI, after facing the revolting subjects, recognized the National Assembly and also accepted that his powers would be checked by the Constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of and obligation and taxes. इस तरह से फ्रांस में क्रांति किस तरह से फूट पड़ा उसका डिटेल तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसको जल्दी से एट ए ग्लांस हम देखते हैं। 1789 में लुई 16वां ने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई जहां एक नए टैक्सेस लगाने थे फ्रांस के अंदर, उसको पास कराना था। इसमें से फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के 300 प्रतिनिधियों को बुलाया गया सलाह मशवरा करने के लिए और लगभग 600 सदस्य थर्ड स्टेट्स के भी लोग पहुँचे, लेकिन उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। किसान, मजदूर, महिलाएं, इन लोगों को असेंबली में आने से रोका गया, डिनाइड किया गया। सबसे पहले होता था वोटिंग की जाती थी और उससे हर एक व्यक्ति का एक वोट की वैल्यू एक दी जाती थी और उसी से नए टैक्सेस के बारे में तय किया जाता था। लेकिन थर्ड स्टेट्स जो थे के मेंबर जो थे वो उनका मानना था कि भाई थर्ड स्टेट्स के लोगों को भी वोटिंग राइट मिले, इंडिविजुअल राइट मिले, और ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित था। जैसा कि रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लिखा था कि समाज में समझौते का सिद्धांत होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए। और जब ये प्रपोजल रखा गया तो इसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और थर्ड स्टेट्स के लोगों ने वॉकआउट करके असेंबली छोड़कर प्रोटेस्ट किया। थर्ड स्टेट्स आगे चलकर थर्ड स्टेट के लोग नेशनल असेंबली में एक नई संविधान की ड्राफ्टिंग की और फ्रांस के राजा को सीमित शक्तियों पर उन्हें सीमित शक्ति लगा दी, यानी उनके अधिकारों में प्रतिबंध लगा दिए गए। और इस तरह से अब क्रांति की शुरुआत होती गई और आखिर वो समय आ गया कि लोग गुस्से में आकर थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट करने लगे और सड़कों पे आकर बेकरी की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे। लुई 16वां ये सारे रिवोल्ट को फेस कर रहा था। उसे अब भय होने लगा कि सारी देश की जनता अब हमारे विरोध में खड़ी हो गई है और उसने तुरंत ही नेशनल असेंबली से उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया और एक संविधान की घोषणा कर दी। और इस तरह से 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक नया कानून पास करके वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन को और टैक्सेस को माफ़ कर दिया गया है। तो इस तरह से पहला पार्ट आज ख़त्म होता है। ये एट ए ग्लांस हो रहा है, रिवीजन वर्क हो रहा है। इससे पहले हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, बाकी के जो होंगे वो कल हम लोग देखेंगे और उसके बाद तुम्हारा रिवीजन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।